So hey everyone, in this video we are going to cover the climatological last part है बिल्कुल। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे कुछ क्लाइमेटोलॉजी को। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम ओशनोग्राफी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ज्योग्राफी का वो भी कंप्लीट होने पे आ गया है। लाइक जियोमॉर्फोलॉजी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, फिर क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो गया सब, और फिर ओशनोग्राफी आ जाएगा। ऐसे करके फिर हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर टिल द एंड ऑफ द मार्च। तब तक हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे की नहीं देखे वीडियोस तो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी से। तो लास्ट पार्ट चल रहा है। अब हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी को समझो तो। ह्यूमिडिटी बात करें, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना वाटर वेपर जो है प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ये हो गया ह्यूमिडिटी। मेन सबसे मेन चीज में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर। ठीक है, अगर वार्म एयर है, गर्म हवा है, तो वो एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करेगी तो वो क्या है, होल्ड कर सकती है मोर मॉइस्चर। ठीक है, समझ आया, क्योंकि वो एक्सपेंड करेगी एयर, और जब एयर एक्सपेंड करेगी, हल्की होगी, तो उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है कि वो पानी को ज्यादा होल्ड कर सकती है। और कोल्ड एयर जो है वो डेंस होती है। ठीक है, तो ये करेगी लेस, होल्ड करेगी लेस मॉइस्चर, होल्ड करेगी लेस मॉइस्चर। ठीक है, ह्यूमिडिटी में अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही होता है। आज हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, इसमें बात करते हैं हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि एक्चुअली कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। ठीक है, अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकता है एयर मास। बट इसमें क्या बात होती है कि एक्चुअल कितना है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट किस यूनिट में मेजर होता है, वो होता है ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें, अगर फॉर्मूला देखें कैसे कैलकुलेट होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो वो होता है मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितना उसका मैक्सिमम, मतलब कैपेसिटी है कि वॉल्यूम एयर का है, वो कितना एयर पार्सल है, लाइक 10 का है या 20 का है, तो वो चीज है। ठीक है, अब हम इसके अगर देखें तो ये पहली बात तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ एयर को जो है नहीं बताता ये। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें क्या बताता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि इस चीज को हमें मिस नहीं करना है, रियल क्वांटिटी बताता है। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता है कि कितना रेशो है, रेशो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकती है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो एयर होल्ड कर सकती है एट गिवन टेम्परेचर। क्योंकि जब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो उसकी कैपेसिटी भी कम ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी एयर डेंस होगी, और क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होगा तो वो कोल्ड होगी, और फिर वहां पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये मैं भी बताऊं। अब ये किस में यूनिट में मेजर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर होती है एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, अगर हम वार्म एयर की बात करें तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है वार्म एयर की। वार्म एयर मैंने बताया था
मोर कैपेसिटी है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो गई है, हल्की है, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो ज्यादा होल्ड कर सकती है वाटर वेपर को। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। अगर सपोज करो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये बढ़ा के कर दे रहे 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, मैंने बता दिया। तो यही चीज है बस, कि लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। अगर हम कोल्ड एयर की बात करें तो उसके पास लेस कैपेसिटी है, क्योंकि वो होल्ड करेगा लेस मॉइस्चर। अगर लेस मॉइस्चर होल्ड करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो सेचुरेशन स्टेज आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एयर जो है डेंस हो जाएगी, ठंडी है क्योंकि ठंडी होती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हायर हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम बात करते हैं सेचुरेशन क्या होता है। सेचुरेशन, सेचुरेशन कुछ नहीं होता, सेचुरेटेड एयर प्लांट सेचुरेशन बोले, सेचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, हो गया सेचुरेशन पॉइंट। इसमें क्या होगा सेचुरेशन में, कि गिवन टेम्परेचर पे उसने अटेन कर लिया 100% मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, सेचुरेशन तब होता है सेचुरेशन स्टेज। और अगर हम बात करें ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट द टेम्परेचर एट विच, ऐसा कौन सा टेम्परेचर जब सेचुरेशन हो गया, एट विच सेचुरेशन occur in a given sample of air, in a given sample of air। तो वो क्या हो गया, वो हो गया ड्यू पॉइंट, कि वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर था जब जो सेचुरेशन हो गया इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर, तो वो हो गया ड्यू पॉइंट। ठीक है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, जब 100% रिलेटिव पहुंच गई तो उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन बिगिन हो जाएगा, कंडेंसेशन जो है चालू हो जाएगा, मीन्स वाटर वेपर जो है कन्वर्ट होने लग जाएगा इन द वाटर फॉर्म। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी, रेनफॉल में अकर। क्लाउड्स में बताऊंगी क्लाउड्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 100% ह्यूमिडिटी जब होगा। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। ये सब हमने 5th 6th क्लास में आराम से पढ़ रखा, बट अब थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जब वाटर जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है वाटर वेपर में, मीन्स लिक्विड टू गैसियस स्टेज। यस, तो वो क्या होता है, वो होता है वाटर इवेपोरेशन, वो होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे होता है, एक चीज है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, मैं यही बता रही हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि जो लिक्विड सब्सटेंस है, लाइक जो वाटर है, उसको गैसियस स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इनटू अ गैसियस फेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इवेपोरेशन को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अगर हम बात करें फैक्टर्स की, हायर टेम्परेचर, अगर हायर टेम्परेचर है तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी वाटर एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी, वाटर एब्सॉर्प्शन की एंड रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यस, ये मैं बता चुकी हूँ, इवेपोरेशन इससे बढ़ जाए। फर्स्ट फैक्टर हो गया टेम्परेचर। सेकंड की अगर हम बात करें, अगर लोअर मॉइस्चर कैपेसिटी है, लोअर मॉइस्चर कंटेंट है,
तो एयर के पास अगर लोअर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसके पास क्या एबिलिटी है, वो रिटेन और एब्सॉर्ब कर सकता है मॉइस्चर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओशियंस के पास हायर इवेपोरेशन होता है। ओशियंस में हायर इवेपोरेशन ड्यू टू एक्सटेंसिव कवरेज। ओशियंस में क्यों ही हायर इवेपोरेशन होगा? अब हम बात करें, टेम्परेचर तो हर जगह, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो सी पे हो, जो है एक ही जैसा पड़ेगा। अगर इंसुलेशन की बात करें तो एक ही जैसी पड़ेगी, मतलब एक ही एरिया में, उस एरिया की बात करते हैं, वहां पे लैंड में, वहां पे सी। ठीक है, बट यहाँ पे जो है एयर वो मॉइस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर धूप ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है वार्म एयर जो है कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर है। बट यहाँ पे तो नहीं है ना मॉइस्चर, यहाँ पे तो ड्राईनेस रहेगी, टेम्परेचर बढ़ता है तो। बट यहाँ पे इसीलिए तो इन्फ्लुएंस करता है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस टेम्परेचर जो है मोस्ट वेदर कंडीशन क्यों रहती है, मॉडरेट वेदर कंडीशंस क्यों रहती है कोस्टल एरियाज में, क्योंकि इस वजह से यही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करती है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर वेदर कंडीशंस। ठीक है, अब हम बात करें कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन है जब वाटर वेपर वाटर में जो है ट्रांसफॉर्म होता है ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन समझ रहे हैं। सब्लिमेशन देखते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लाइक स्नोफॉल, तो वो क्या हो गया? सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर, तो हो गया सब्लिमेशन। अब हम बात करते हैं क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉर कंडेंसेशन। अगर हम कंडीशंस देखें रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेशन, उसकी बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए? पहली बात तो टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए ड्यू पॉइंट तक, क्योंकि वो सैचुरेशन स्टेज है। ड्यू पॉइंट तक जो है टेम्परेचर रिड्यूस हो जाना चाहिए, और वॉल्यूम जो है वो रिमेनिंग कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, वॉल्यूम जो है वो रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा कम होगा तो ड्यू पॉइंट तक तो अचीव ही नहीं, रिटेन ही नहीं हो पाएगा ना, रिटेन नहीं हो पाएगा, अटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है दोनों रिड्यूस होने चाहिए। अगर हवा ऊपर जा रही है तो वहां पे क्या है? कंप्रेस हो रही है चीजें, क्योंकि वहां पे जो है डेंसिटी कम है ऊपर, सराउंडिंग सरफेस पे ज्यादा है क्योंकि ग्रेविटी पुल करती है, तो वहां पे जो है डेंसिटी कम होगी, तो एयर जो है कंप्रेस होगी, तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो रिटेंशन वो जो है वाटर मॉइस्चर कैपेसिटी वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगी, और फिर कम होगी तो क्या हो जाएगा? 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, उसके बाद कंडेंसेशन हो जाएगा। यही तो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं कंडेंसेशन के लिए। पहले उससे पहले हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की बात करें तो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, स्मॉलर पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो एक प्रोवाइड क्या करते हैं? वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर वाटर वेपर टू कंडेंस। कभी देखा होगा जब बारिश हो जाती है
तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर वो कितना क्लीन और कितना स्काई जो क्लीन और क्लियर दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो अब ग्राउंड पे आ गए हैं। कंडेंसेशन की वजह से जब रेनफॉल हुई तो वो उसने रेनफॉल के लिए किसने सरफेस प्रोवाइड किया? डस्ट स्मोक ने। तो इसलिए क्लियर और क्लीन स्काई दिखता है क्योंकि वो जो डस्ट थी वो स्मोक थी वो सरफेस पे आ गई है, इसलिए क्लीन स्काई दिखता है। तो वो न्यूक्लियाई एक सरफेस प्रोवाइड करता है, डस्ट हो गई स्मोक हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन? अगर फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ड्यू। ड्यू क्या है? ड्यू वाटर, जो भी वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है ऑन कूल सरफेस। ये कब होगा? ये मैं बताऊंगी कब होगा। जब एयर जब एयर का टेम्परेचर फॉल हो जाता है टू ड्यू पॉइंट बट रिमेन्स अबव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो वो होता है ड्यू। बट ड्यू के लिए कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसकी कंडीशंस देखें, क्लीन स्काई या क्लियर स्काई चाहिए पहला। दूसरा, काम विंड चाहिए। अगर विंड काम नहीं होगी तो वो कंडीशन ही नहीं क्रिएट करने देगी, इसलिए काम विंड चाहिए, काम कंडीशन चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए। इसमें लॉन्ग विंटर नाइट्स क्या होगा अगर मैं समझाऊं? अर्थ है, सुबह तो धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, बट रात के टाइम थोड़ा ठंडक हो जाती है। तो इस टाइम क्या होगा? वापस रेडिएट बैक करेगी, सारी जो हीट है वो रेडिएट बैक होगी। ठीक है, अगर लॉन्ग विंटर नाइट्स नहीं होगी तो यहाँ पे जो सरफेस ठंडा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एयर जो है यहाँ पे ठंडी हो गई, यहाँ पे ड्यू पॉइंट पे आ गई एयर सरफेस पे। और फिर इससे क्या होगा? ड्यू पॉइंट से मतलब जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट से कम, फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं, 0 डिग्री पे नहीं आएगी। इसलिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे जाएगी तो सॉलिड फॉर्म हो जाएगी, सब्लिमेशन हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो इसी चीज के लिए फिर क्या होगा? इसीलिए कंडेंसेशन होता है ड्यू पॉइंट से। इसलिए विंटर के टाइम पे ही होता है क्योंकि विंटर नाइट्स ही लॉन्ग होती है, समर नाइट्स लॉन्ग नहीं होती ना, समर में डे लॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम बात करें फ्रोस्ट की। फ्रोस्ट की बात करें तो जो आइस क्रिस्टल्स हैं, आइस क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म हो गए हैं when condensation when condensation occur at temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अब क्या है? सॉलिड फॉर्म हो गए तो उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। सेम कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉग ड्यू जैसी। अब हम फॉग की बात करें, फॉग क्या होता है? फॉग तो सबने ही देखा होगा इंडिया में फॉग तो है। फॉग क्या होता है? जब क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं एट ग्राउंड लेवल, मतलब नीचे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी। और ये फॉग होता किस वजह से? डस्ट स्मोक की वजह से होता है फॉग। फॉग जो होता है वो चाहे सरफेस के बहुत पास हो, वहां पे फॉग क्रिएट होगा, वहां पे क्या विजिबिलिटी वो डाउन कर देता है। ये कब होता है? ये भी सर्दियों में होता है फॉग। और मिस्ट की बात करें तो मिस्ट जो होती है वो मॉइस्ट एयर में होती है। मिस्ट मोर मॉइस्चर होता है देन फॉग, मोर मॉइस्चर देन फॉग। ठीक है, इसकी जो ये कब होती है? इट अकर इन मॉइस्ट एयर।
हम बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं फॉर कंडेंसेशन, तो वो हमने बात करी ली। अगर हम बात करें क्लाउड्स, क्लाउड्स क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स क्या होता है? क्लाउड्स जो होते हैं कलेक्शन है, किसका कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स का जो है कलेक्शन है क्लाउड्स। और टिनी आइस क्रिस्टल्स जिसका साइज होगा 0.02 मीटर mm होगा, मिलीमीटर होगा। और इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट होगा कंडेंसेशन। जो भी वाटर वेपर है वो ओपन एटमॉस्फेयर में सिग्निफिकेंट एल्टीट्यूड पर, ऑल्टीट्यूड पर ये फॉर्म होंगे क्लाउड्स। ठीक है, ये क्लाउड्स का डुअल इफेक्ट होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। क्या इफेक्ट होता है? कूलिंग भी करते हैं और ये वार्मिंग भी करते हैं। ये कूलिंग कैसे करेंगे? कूलिंग ऐसे करेंगे ये क्लाउड्स, जब थिक क्लाउड्स हैं तो ये जो है सनरेज को आने नहीं देंगे, तो ये एटमॉस्फेयर क्या ठंडा रहे। बट थिन क्लाउड्स होते हैं, जब इंसुलेशन जो है आ गई, बट ये जो सरफेस जब रेडिएट बैक करेगा, ये थिन थिन क्लाउड्स जो थे ये रेडिएट बैक नहीं हो रहे, तो ये क्या क्रिएट करेंगे? ये वार्मिंग क्रिएट करेंगे। ये हमने वोल्केनो वाले, जब उसमें पढ़ा था वोल्केनो वाले वीडियो में, कि थिक क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं वोल्केनो की वजह से। वो क्या है? कूलिंग इफेक्ट करेंगे, और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग में हमने समझा था क्या क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट में क्या होगा? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कूलिंग होगी थिक क्लाउड्स की वजह से, और थिन क्लाउड्स जब होंगे तो वहां पर वार्मिंग होगी। ये स्टेटमेंट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिन क्लाउड्स जो है वो इंफ्रारेड वो जाने नहीं देगी, ट्रैप कर लेंगे, इससे सरफेस अर्थ क्या होगी? गर्म हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अगर हम टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की बात करें तो इसमें है सिरस क्लाउड, सिरस, ये कौन से हैं? ये थिन सेपरेट क्लाउड है विद डेलिकेट लाइन। ये जो है इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो मिलेंगे ये एट द एलिवेट हाइट ऑफ 8,000 टू 12,000 मीटर हाइट पे ये मिलेंगे। देखिए होंगे सीरस क्लाउड्स, जो पतली पतली सी लाइनिंग देती है, क्लीन स्काई होता है, क्लियर स्काई होता है तब दिखता है। ये जो हमेशा वाइट होते हैं और इतने एल्टीट्यूड पर है, तो ये तो कोल्डेस्ट जोन में पहुंच गए, कोल्डेस्ट लेयर में पहुंच गए, तो ये आइस क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रेटस क्लाउड की। स्ट्रेटस क्लाउड जो है वो लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। स्काई में देखिए लेयर्ड फॉर्म में स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है, जो कि स्ट्रेटस। अब हम बात करें निम्बस की। निम्बस कौन से होते हैं? निम्बस मैंने बताया था, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो निम्बस पढ़ते हैं। निम्बस क्या होते हैं? जो कि इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड पे मिल जाते हैं, इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड और एक्सट्रीमली क्लोज टू अर्थ सरफेस ये मिल जाता है, ठीक है। इन पर इनका कोई शेप नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होते। ये जो है डार्क होते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे इनका कलर होता है, ठीक है। जब घने बादल छा जाते हैं तो लगता है बारिश होने वाली है, तो यही निम्बस क्लाउड्स है, ठीक है। ये जो है ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, उनको हम रेन बियरिंग क्लाउड्स बोल सकते हैं। जब घने बादल छा जाते हैं, काले काले घने बादल, तो वो निम्बस क्लाउड्स ही होते हैं, ठीक है। इसका जो है ये शेपलेस होते हैं, उनका कोई शेप नहीं है। और मैंने बताया क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, तो क्यूमुलो निम्बस की अगर हम बात करें
तो वो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल अपड्राफ्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सी cumulus की। तो ये कौन से क्लाउड्स होते हैं? कॉटन वूल की तरह होते हैं एंड हैव अ फ्लैट सरफेस, मींस उनका जो है नीचे से फ्लैट सरफेस रहता है एंड हैव अ फ्लैट बेस, बेस जो है बिल्कुल फ्लैट रहेगा। ये कौन सी हाइट्स में मिलते हैं? ये कहाँ पर फॉर्म हो सकता है, कौन सी हाइट पर? ये हो सकता है 4000 से 7000 मीटर तक। अब हम बात करें हाई क्लाउड्स, ये तो हमने टाइप्स की बात कर ली। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की बात करें। अगर हम देखें हायर हाई क्लाउड कहाँ पर मिलेंगे? हाई क्लाउड कौन सा बताया था? सीरस क्लाउड। तो सीरस स्ट्रेटस भी बन सकता है, स्ट्रेटस क्लाउड, मतलब स्ट्रेटा की फॉर्म में मिलते हैं, तो उनको हम सीरो स्ट्रेटस बोल सकते हैं। यस, सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स भी बोल सकते हैं अगर वो फेदर लाइक अपीयरेंस है बट उनका जो बेस है वो फ्लैट, तो वो क्यूमुलस हो गए ना। तो इसीलिए इनके टाइप्स भी ऐड होते रहते हैं। हायर क्लाउड्स में सिरस ही मिलेंगे। अगर हम मिडिल में बात करें तो मिडिल में ऑल्टो ऑल्टो वर्ड ऐड होता है। ऑल्टो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मींस लेयर सेक्शन में, और ऑल्टो क्यूमुलस। ठीक है, और हम नीचे अगर बात करें लो क्लाउड्स, तो लो क्लाउड्स को कौन से मिल सकते हैं? निम्बू, निम्बू स्ट्रेटस, वो स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं लो क्लाउड्स। ये अब हमने क्लाउड्स भी पढ़ लिए, अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की बात करें तो रिलीज ऑफ मॉइस्चर that occur after the condensation of water vapor। तभी तो रिलीज हो जाएगा मॉइस्चर का। अगर वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? रिलीज ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इसमें भी टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल, रेनफॉल इसको बताने की जरूरत नहीं है। स्नोफॉल, स्नोफॉल कब होगा? जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जब टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफ्लेक्स की फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसको बोलते हैं स्नोफॉल। स्लीट, स्लीट क्या होता है? स्लीट कुछ नहीं, जो भी फ्रोजन रेन ड्रॉप थी या डी फ्रोजन मेल्टेड वाटर था, मेल्टेड स्नो वाटर था, वो उस लेयर में आके फिर से फ्रीज हो गया नियर द सरफेस। ओवरलाइन लाइन सब फ्रीजिंग लेयर थी नियर द ग्राउंड, तो फिर से वो फ्रोजन वाली जो रेन ड्रॉप थी वो मेल्टेड हुई, फिर से वो फ्रीज हो गई, तो उसको बोलते हैं स्लीट। ठीक है, अब हम बोलते हैं हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या है? हेल स्टोन्स जो भी रेन वाटर ड्रॉपलेट्स थी, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जो वो है सॉलिडिफाई हो गई into small rounded to small rounded piece of ice by passing through the coldest layer। वो गई हेल स्टोन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखते हैं, एक होती है कन्वेक्शन रेनफॉल,
कन्वेक्शन रेनफॉल कौन सी होती है? जब वार्म एयर राइज करी थ्रू कन्वेक्शन करेंट्स, ये क्या हुई, एक्सपेंड हुई, फिर कूल डाउन हुई, सब्सिक्वेंटली क्या है, फिर वो कंडेंसेशन में आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यूमुलस क्लाउड्स बने, रेन बेयरिंग क्लाउड्स बने, और फिर प्रेसिपिटेशन। इससे क्या हुआ, ये कब होगा, ये होगा समर के टाइम में, क्योंकि समर के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और इन द वार्मर आवर ऑफ द डे, तभी होगा ये चीजें। यस, तो ये हो गया कन्वेक्शन रेनफॉल। ये पर्टिकुलर किस रीजन में होगा, ये उस रीजन में होगा जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, वो हम देख सकते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में हो सकता है ये, या फिर इनर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इनर रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट में हो सकता है। यस, तो वहां पर ये हो सकता है। ओरोगेनिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल मीन्स, ओरोग्राफिक रेनफॉल वहां पर होती है जहाँ माउंटेन्स होते हैं, लाइक एयर थी जिसने मॉइस्चर होल्ड कर रखा था, यहाँ पे माउंटेन आया, इस एयर को अब चढ़ना पड़ेगा, ये चढ़ते चढ़ते यहाँ पर बना लिए क्लाउड्स, क्योंकि जब ये ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो क्या है, ठंडी होती जाएगी और वो सेचुरेशन स्टेज पर पहुंच जाएगी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, बारिश कर दी झमाझम झमाझम से रेनफॉल हो गई यहाँ पे, फिर ये इधर जाते, यहाँ पे हो गया सूखा, ये हो गया लीवर साइड, यहाँ पे हो गई रेनफॉल, यहाँ पे हो गई लीवर साइड, क्योंकि यहाँ पे हो गई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर की खत्म हो चुकी है बिल्कुल, अब यहाँ पे बन गई ड्राई एरिया, तो ये होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये होगा रिलीफ रेनफॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, माउंटेन ने क्या किया, इसको फोर्स किया राइज करने के लिए, वो राइज हुई, ठंडी हुई, ठीक है, वहां पे एडियाबेटिक कूलिंग हुई, एक्सपेंशन हुआ, कूलिंग हुई, इससे क्या हो, कंडेंसेशन का प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, विंडवर्ड साइड हो गया और ये लीवर साइड हो गया, जहां पे ये चीज हो गई विंडवर्ड साइड, ये क्या हो गया विंडवर्ड साइड, और ये क्या हो गया लीवर साइड। ठीक है, अब हम बात करें साइक्लोनिक रेनफॉल की, तो वो हम ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होती है, इतनी डिजास्ट्रस होती है। ठीक है, तो अब क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट होता है, बस आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है अच्छे से, इन डिटेल पढ़ना है थोड़ा सा, और जितना मैंने पढ़ाया था तो पढ़ना ही है, एमसीक्यूज के फॉर्म में लगाएंगे तो और ज्यादा डेप्थ मिलेगी, चीजों को समझने का तरीका मिलेगा, एप्टीट्यूड लेवल में अपने आप इंक्रीज करना है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली खाली हम पढ़ते रहेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा, रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, और हमें एप्टीट्यूड भी डेवलप करना होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मोशनोग्राफी के साथ, टिल देन बाय बाय, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए।